स्टूडेंट, सूर्यावर्ड स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं सेल्फ ऋषि कुमार और आज हम कक्षा 12 के फर्स्ट चैप्टर एग्रीकल्चर या कृषि विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर सस्य विज्ञान मृदा एवं बीज पढ़ने वाले हैं। तो आज का ये सेशन शुरू करते हुए सबसे पहले अगर हम देखें सस्य विज्ञान, तो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि सस्य विज्ञान क्या है। विज्ञान की वह शाखा या कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों तथा क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? सस्य विज्ञान या एग्रोनोमी। यहाँ पे दो शब्द आ रहे हैं। फर्स्ट कौन सा? फसल उत्पादन और दूसरा मृदा प्रबंधन। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन का अध्ययन तथा उसके सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है या उनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? एग्रोनोमी। अब ये जो एग्रोनोमी है, ये शब्द कहां से आया, तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं। एग्रोनोमी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द एग्रोनोमस से हुई है। ये ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो शब्द होता है, जैसे किसी भी शब्द के बारे में पूछ लेते हैं और डायरेक्ट आंसर क्या कर देते हैं? लैटिन भाषा का। लेकिन यहाँ पे एग्रोनोमी जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का। और किससे लिया गया है? एग्रोनोमस शब्द से लिया गया है। ये जो एग्रोनोमस शब्द है ये दो शब्दों के मेल से बना है। कौन से? एग्रोस और नोमस। किससे बना है? एग्रोस और नोमस। यहाँ पे एग्रोस का मतलब होता है फेल या भूमि और नोमस का मतलब क्या होता है? प्रबंधन। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है, जो पूरा जो अर्थ है वो क्या हो गया? भूमि प्रबंधन। यानी जो एग्रोनोमी है उसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? फसल उत्पादन के लिए भूमि का जो प्रबंधन किया जाता है वही क्या कहलाता है? एग्रोनोमी। अब हम सबको पता है कि जो पूरी इंडिया की पॉपुलेशन है उसका 70% भाग किस पे बेस है? कृषि पे। किस पे बेस है? कृषि पे। यानी 70% जो लोग हैं उनकी जीविका किससे चलती है? कृषि से। तो अगर हम अच्छे से फसल उत्पादन करेंगे तो खाद्यान्न पूर्ति तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ किसानों की जो एक्स्ट्रा इनकम है वो भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब अगर हम देखें सस्य विज्ञान के कार्य, यानी सस्य विज्ञान है उसके कौन कौन से कार्य हैं, तो सबसे पहले देखो जलवायु, भूमि व वातावरण को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन व उपाय। यहाँ पे पहले ही हमने देखा कि एग्रोनोमी क्या? फसल उत्पादन को बढ़ाना है। तो फसल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? जलवायु। जलवायु किसको प्रभावित करेगी? फसल को प्रभावित करेगी। तो जलवायु, भूमि व वातावरण को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन तथा उनके उपाय करना। दूसरा कार्य भूमि प्रबंधन, यानी भूमि का प्रबंधन करना। बीज अगर अच्छी क्वालिटी के या उत्तम क्वालिटी के जो बीज है हमारे पास हैं तो जो उत्पादन है वो भी हमारा अच्छा होगा। और ये चीजें हमें कौन बताएगा? एग्रोनोमी। यानी इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि कौन से बीज जो है वो उन्नत किस्म के हैं। खाद, कितनी खाद हमें किस टाइम पे देनी, कितनी मात्रा में देनी है, वो चीज भी हमें किससे पता चलेगी? एग्रोनोमी से। उर्वरकों का कौन सा उर्वरक कौन से टाइम पे देना, ये चीज भी हमें एग्रोनोमी से पता चलेगी। और सिंचाई प्रबंधन, यानी कब सिंचाई करनी और कितनी मात्रा में करनी है, फसलों के लिए क्रांतिक अवस्थाएं कौन सी है, ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे? एग्रोनोमी में। और किसका काम है ये? एग्रोनोमी का। इसके बाद देखो खरपतवार नियंत्रण, यानी फसल में होने वाले खरपतवारों को कैसे नियंत्रित करते हैं। अब यहाँ पे एक शब्द है खरपतवार। तो अगर कोई पूछ ले खरपतवार की परिभाषा क्या है, तो खरपतवार क्या है? अनचाहे स्थान पर और असमय उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? खरपतवार। यहाँ पे दो शब्द आए हैं। कौन से? सबसे फर्स्ट आया अनचाहे स्थान। क्या है? अनचाहे स्थान। और दूसरा आया है असमय। अब जैसे मान लो अनचाहे स्थान, ऐसी जगह जहां पे हमें कोई प्लांट चाहिए नहीं या कोई पौधा चाहिए नहीं, उस जगह पे अगर कोई पौधा उग रहा है तो क्या कहलाएगा? खरपतवार। और असमय
जैसे मान लो आपने गेहूं की फसल लगा रखी है और उस फसल के बीच में सरसों का एक पौधा लगा हुआ है, तो उस सरसों की कोई वैल्यू नहीं है, तो वो सरसों क्या कहलाएगी? दूसरी साइड में वो सरसों क्या है? एक प्रकार की फसल है, लेकिन अगर वो गेहूं के खेत में लगी हुई है तो वो क्या कहलाएगी? खरपतवार। तो अनचाहे स्थान पे असमय लगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? खरपतवार कहलाते हैं। और उस खरपतवार को कैसे नियंत्रित करते हैं? ये कार्य किसका है? सस्य विज्ञान का। इसके बाद देखो पौध संरक्षण, फसलों में जो लगने वाले रोग हैं उन रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे और उनको कैसे उनसे हम कैसे बच सकते हैं उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। ये कार्य भी किसका है? एग्रोनॉमी का। इसके बाद देखो उन्नत कृषि क्रियाओं का विकास, जो परंपरागत कृषि क्रियाएं हैं उनको छोड़कर उन्नत कृषि क्रियाओं का विकास करना है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन या उत्पादन ले सकें। इससे अगला अगर देखें तो वो क्या है? फसल की उपज व उत्पाद के गुणों में वृद्धि करना। देखो फसल की उपज व उत्पाद के गुणों में वृद्धि करना। उपज तो हमें बढ़ानी है, उसके साथ साथ जो उत्पाद है उसके गुणों में भी वृद्धि करना, और ये कार्य भी किसका है? सस्य विज्ञान का। इसके बाद मानव व पशुओं की आवश्यकता की पूर्ति करना। मानव और पशुओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, जैसे अगर हम बात करें तो पशुओं को क्या चाहिए? चारा चाहिए, तो उस चारे की पूर्ति करना। मानव को क्या चाहिए? खाने के लिए अनाज व पहनने के लिए कपड़े, और ये सारी चीजें भी किससे आएंगी? फसलों से। तो ये कार्य भी किसका है? सस्य विज्ञान का। तो ये सारे कार्य किसके? सस्य विज्ञान के। अब हम देखेंगे सस्य विज्ञान की आवश्यकता किन क्षेत्रों में है, यानी सस्य विज्ञान है उसकी आवश्यकता कौन कौन से क्षेत्रों में है। तो सबसे पहले देखो कृषि उत्पादन में, यानी सस्य विज्ञान की आवश्यकता कृषि उत्पादन में। ये जो फसल है उसका उत्पादन हम कैसे करते हैं, उसमें कौन सी क्रियाएं हैं जिसमें सस्य विज्ञान की आवश्यकता है। सबसे पहले खेत की तैयारी, यानी कोई फसल अगर हम ले रहे हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? जो जिस फील्ड के अंदर हमें लेनी है, जिस खेत के अंदर लेनी है, उसको तैयार करेंगे। और उस खेत को तैयार करते टाइम हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सस्य विज्ञान की, यानी कैसे हमें बुआई करनी है, कितनी मात्रा में, अगर कोई इंसेक्ट है तो उसको कैसे हम कम कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें। जैसे ऊपर की जो हमारा खेत है उसके ऊपर कुछ पपड़ी वगैरह, तो उसको कैसे तोड़नी है, कैसे उसको उसके अंदर खाद वगैरह मिलानी है, वो सारी चीजें किसमें आएंगी? खेत की तैयारी में। और ये चीजें हमें कौन सिखाएगा? सस्य विज्ञान। सेकेंड, उन्नत किस्मों का चुनाव करना। जो फसल हमें लेनी है उसकी कौन सी उन्नत किस्में हैं जो हमारे फील्ड के लिए सुटेबल है। जैसे कोई किस्म है वो उन्नतशील तो है लेकिन हमारे जो क्लाइमेट है, जो हमारी भूमि है उसमें लगती नहीं है, तो ऐसी किस्म का चुनाव करना है जो हमारे फील्ड के अंदर आसानी से लग जाए। थर्ड, बुआई किस टाइम पे करनी, कितनी गहराई पे करनी, वो सारी चीजें भी है, किससे पता चलेंगी? सस्य विज्ञान से। पोषक तत्वों का प्रबंधन, कौन सा पोषक तत्व है, कितनी मात्रा में देना है, भूमि के अंदर कितनी मात्रा में, ये सारी चीजें भी किससे पता चलेंगी? सस्य विज्ञान से। खरपतवार प्रबंधन, जैसे ऊपर मैंने बता दिया कि खरपतवार प्रबंधन, खरपतवार को कैसे नियंत्रित करना है, सिंचाई कौन से टाइम पे कितनी सिंचाई करनी है, वो। फिर पौध संरक्षण, फसल के अंदर लगने वाले रोगों से हम कैसे बच सकते हैं, वो सारी चीजें। कटाई, पकने के बाद कैसे उसको कट करना है, गाय कैसे निकालना है, और उसके बाद कैसे हमें भंडारण करना है, और भंडारण के बाद कैसे हम उसको लंबे टाइम के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। ये सारी किसके क्षेत्र हैं? सस्य विज्ञान के क्षेत्र हैं। किससे रिलेटेड? कृषि उत्पादन से। सेकंड पॉइंट है नियोजन में, जो सस्य विज्ञान है उसका नियोजन। सबसे पहले यहाँ पे नियोजन शब्द आया है। इस नियोजन का क्या मतलब है कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए कोई काम या कोई प्लान जो बनाते हैं वो क्या कहलाता है? नियोजन। तो आप सभी को पता है कि कृषि के शिक्षण के लिए हमारे देश में बहुत से विश्वविद्यालय, कॉलेज तथा कृषि स्कूल चल रहे हैं। तो वहां पे जो मानव संसाधन तैयार हो रहा है उसके काम करने के लिए
जैसे कृषि के शिक्षण में वो काम कर सकते हैं, फिर अनुसंधान यानी रिसर्च में भी काम कर सकते हैं। सेकंड, बैंक में कृषि सलाहकार के रूप में, जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है आईबीपीएस जो कंडक्ट कराती है एसओ, तो उसमें भी एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट है वो वहां पे काम कर सकते हैं। उसके बाद जो उर्वरक कंपनी है उसमें भी जो कृषि ग्रेजुएट स्टूडेंट है वो आसानी से वहां पे काम कर सकते हैं। थर्ड जो पॉइंट हमारा होगा व्यवसाय में, यानी सस्य विज्ञान की जो आवश्यकता है वो व्यवसाय में कैसे है। अब यहाँ पे एक शब्द है व्यवसाय और इसी के नीचे है उद्योग। तो यहाँ पे मैं बताने से पहले थोड़ा सा आपको बता देता हूं, एक है व्यवसाय और दूसरा उद्योग। अब बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, व्यवसाय और उद्योग को एक ही मान लेते हैं, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। उद्योग क्या है, उद्योग के अंदर हम कोई कच्चा माल देते हैं और उसका रूप चेंज करके हमें दूसरा प्रोडक्ट दिया जाता है। जैसे अगर हम बात करें उद्योग की, तो जैसे कॉटन मिल है, वहां पे कच्चे माल के रूप में हम क्या दे के आते हैं, कॉटन यानी रुई, और प्रोडक्ट के रूप में हमें बाहर क्या क्या मिलता है, प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या मिलता है, विनोला, खल और रुई। तो ये क्या है, एक प्रकार का उद्योग। इसको हम क्या व्यवसाय नहीं बोल सकते। व्यवसाय क्या है, जैसे अगर आपने फसल ली है और उस फसल गेहूं को आप अनाज मंडी में दे के आ रहे हो, तो जो वो गेहूं ले रहा है वो उसको चेंज ना करके उसी रूप में आगे सप्लाई कर देता है। तो ये क्या है, एक प्रकार का व्यवसाय। और जो एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है और जिसको एग्रोनॉमी का अच्छे से पता है, वो इस व्यवसाय में या कृषि जनित व्यवसाय में एक अच्छा व्यक्तित्व साबित हो सकता है। कहां पे हम कर सकते हैं व्यवसाय। सबसे पहले देखो, एग्रो इंडस्ट्रीज यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज है वहां पे वो व्यवसाय कर सकता है। फिर खाद बीज व कृषि दवाओं तथा यंत्रों का व्यवसाय। और थर्ड, कृषि पैदावार का लेन देन या उससे संबंधित जो व्यवसाय है वो कर सकते हैं। अब सबसे लास्ट हुआ जो रह गया हमारा, वो है उद्योग। तो उद्योग के अंदर सस्य विज्ञान की कहां पे आवश्यकता है। तो सबसे फर्स्ट देखो, कच्चे माल की पूर्ति हेतु, यानी जितने भी उद्योग हैं उनमें से जो कच्चा माल है वो कहां से जाता है, फसल से। जैसे अगर हम बात करें गुड़ व शक्कर उद्योग, तो जब तक गन्ना ही पैदा नहीं होगा तब गुड़ व शक्कर कहां से बनाएंगे। तो उस कच्चे माल की पूर्ति कौन करता है, गन्ना। तो ये गन्ना जो उत्पादन है वो किसमें आएगा, सस्य विज्ञान के अंदर। फिर वस्त्र उद्योग, जब तक कॉटन यानी कपास हम नहीं दे के आएंगे तब तक कपड़ा नहीं बन पाएगा। फिर बीड़ी उद्योग यानी तंबाकू से संबंधित। दवा उद्योग, जो मेडिसिनल प्लांट हैं उनसे संबंधित। इसके अलावा फसल उत्पादन को प्रभावित फसल उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले साधनों के संबंधित उद्योग, यानी नए जो साधन है जो हम काम में लेते हैं फसल उत्पादन में, उन साधनों को संबंधित जो उद्योग है। तो ये 4 आवश्यकता के क्षेत्र थे जो हमने देखे हैं। अब अगर हम देखें मृदा उर्वरता व उत्पादकता, जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, मृदा उर्वरता व उत्पादकता। तो सबसे फर्स्ट अगर देखें, कल जो पिछली हमारी जो क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था कि मृदा क्या है, भूमि की वह ऊपरी परत जो बड़े, मध्यम व बारीक कार्बनिक व अकार्बनिक कणों का समूह है। यानी मृदा क्या है, कार्बनिक व अकार्बनिक कणों का समूह है। और उसी मृदा के दो हैं, मृदा उर्वरता व मृदा उत्पादकता। तो सबसे फर्स्ट अगर देखें हम, मृदा उर्वरता किसे कहते हैं, मृदा किसे कहते हैं, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम व बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा कहते हैं। मृदा क्या है, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मोटे,
मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा या सोइल कहते हैं। अब देखिए, अगर मृदा उर्वरता, तो पादप वृद्धि के लिए मृदा द्वारा आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्य रूप, उचित मात्रा तथा उपयुक्त संतुलन में प्रदान करने की क्षमता मृदा उर्वरता कहलाती है। यहाँ पे जो डेफिनेशन है, इसमें 3 शब्द आए, कौन से? प्राप्य रूप, उचित मात्रा तथा उपयुक्त संतुलन। यानी किसी भी मृदा या किसी भी सोइल की वह कैपेसिटी जिससे उस वहां पे जो प्लांट लग रहे हैं, उस प्लांट या जो पादप लग रहे हैं, उन पादपों को पोषक तत्व प्रदान करने की जो क्षमता, वो क्या कहलाती है? मृदा उर्वरता। तो यहाँ पे अगर हम देखें प्राप्य रूप, ये प्राप्य रूप क्या है? जैसे अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, किसकी बात करेंगे? नाइट्रोजन की। आप सभी को पता होगा कि हमारे वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन कितने % है? 78%। फिर भी आपने सुना होगा कि भूमि के अंदर नाइट्रोजन की कमी रहती है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि एयर में तो जो नाइट्रोजन है वो सबसे ज्यादा मात्रा में है, लेकिन भूमि के अंदर वही नाइट्रोजन 78, मतलब भूमि के अंदर जो नाइट्रोजन वो कम है। क्यों कम है? क्योंकि प्लांट जो है वो नाइट्रोजन को N2 के रूप में ग्रहण नहीं कर सकता। यानी जो वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन वो किस रूप में है? N2 के रूप में। और इस N2 के रूप में नाइट्रोजन को पादप नहीं ले सकते। जो पादप है वो किसके रूप में लेते हैं? या तो NO2 के रूप में या NO3 के रूप में, नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे ये प्राप्य रूप का मतलब यही हुआ कि भले ही नाइट्रोजन है वो 78% है, लेकिन वो किसी काम की नहीं जब तक कि वो NO2 या NO3 के रूप में नहीं आती है। तो वही कैपेसिटी जो प्राप्य रूप में किसी पादप को प्रदान करती है। सेकंड है उचित मात्रा, यानी जो निश्चित अमाउंट है उसमें प्रदान करते हैं, तथा उपयुक्त संतुलन, किसी एक पोषक तत्व की अधिकता दूसरे पोषक तत्व के अधिग्रहण को प्रभावित करती है। तो इस मृदा उर्वरता में 3 शब्द आए, प्राप्य रूप, उचित मात्रा तथा उपयुक्त संतुलन में प्रदान करने की जो क्षमता, वही क्या कहलाती है? मृदा उर्वरता। क्या कहलाती है? मृदा उर्वरता। अब अगर दूसरी हम बात करें मृदा उत्पादकता, तो इसका अभिप्राय प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता है। यहाँ पे हमने देखा कि ये क्या है? क्षमता है। और क्या क्षमता है? पोषक तत्व देने की जो क्षमता, वो क्या कहलाती है? मृदा उर्वरता। यहाँ पे उत्पादकता प्रति हेक्टेयर कितनी उपज हमें मिल रही है, वो क्या कहलाती है? मृदा उत्पादकता। इन दोनों में डिफरेंस भी बाद में आएगा। फिर देखो मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक। तो मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे फर्स्ट प्राकृतिक कारक और दूसरा है कृत्रिम कारक। अगर आप प्राकृतिक कारक को हम देखें तो सबसे पहले पेत्रक पदार्थ, यानी पेत्रक पदार्थ है वो मृदा उर्वरता को कैसे प्रभावित करते हैं। तो देखो, अगर कोई सोइल है और उसका जो पेत्रक पदार्थ है यानी पेरेंट मटेरियल है, उसके अंदर जो पोषक तत्व है वो ज्यादा है। अगर मान लो पोषक तत्व, जैसे मान लो कोई चट्टान है और इसमें पोषक तत्व है वो ज्यादा है, यानी कोई चट्टान है और उसके अंदर पोषक तत्व की मात्रा है वो ज्यादा है, और इस चट्टान के अपक्षय से क्या बनेगी? सोइल। क्या बनेगी? सोइल। तो सिंपल सी बात है, अगर इसके पोषक मतलब पेत्रक तत्व के अंदर पोषक तत्व ज्यादा है तो इस सोइल के अंदर भी पोषक तत्व ज्यादा होंगे, क्योंकि इसके पेरेंट मटेरियल में जो पोषक तत्व की मात्रा है वो ज्यादा है। तो इससे बनने वाली सोइल है उसमें भी पोषक तत्व की मात्रा ज्यादा ही होगी। तो प्रभावित करने वाले, अगर किसी मिट्टी के पोषक तत्व की मात्रा ज्यादा है तो सीधी सी बात है कि उसके पेत्रक पदार्थ में भी पोषक तत्व की मात्रा ज्यादा ही रही होगी। दूसरी अगर हम बात करें स्थलाकृति यानी टोपोग्राफी, तो टोपोग्राफी कैसे प्रभावित करेगी?
जैसे अगर हम बात करें, कोई जगह है, एक तरफ तो ढलान है और दूसरी तरफ ये प्लेन एरिया है, तो ये जो टोपोग्राफी है ये कैसे मृदा उर्वरता को प्रभावित करेगी। अगर हम देखेंगे, एक तो यहाँ की सोइल है और दूसरी यहाँ की सोइल है, तो इस सोइल के अंदर पोषक तत्व हैं वो कम मिलेंगे। क्यों कम मिलेंगे? क्योंकि अगर बारिश वगैरह होगी तो जो पोषक तत्व हैं कुछ तो नीचे की तरफ चले जाएंगे और कुछ पानी के साथ बहकर नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो पोषक तत्व हैं वो कम हो जाएंगे, अपेक्षा यहाँ पे जो पोषक तत्व है उनकी मात्रा ज्यादा रहेगी। तो जो स्थलाकृति है, जो टोपोग्राफी है, वो भी मृदा उर्वरता को प्रभावित करती है। यानी जो ढाल वाली जमीन है वहां पे मृदा उर्वरता कम होती है और जो समतल जमीन है या जो प्लेन जमीन है वहां पे मृदा उर्वरता ज्यादा होती है। थर्ड पॉइंट देखो, मृदा आयु। जो जो मृदा की आयु बढ़ेगी वैसे उसकी मृदा उर्वरता है वो कम होती जाएगी। जैसे मान लो आज कोई सोइल बनी है और इस टाइम के अंदर इसके अंदर जो भी पोषक तत्व थे उसके कारण मृदा उर्वरता क्या है, उसमें उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा। तो अगर आज इसकी मृदा उर्वरता ज्यादा है तो जो इसकी एज बढ़ेगी या जो आयु बढ़ेगी इसके पोषक तत्व पादप द्वारा ग्रहण कर लिए जाएंगे और इसकी मृदा उर्वरता वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। यानी जितनी पुरानी सोइल होगी उसकी मृदा उर्वरता उतनी ही कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट, जलवायु। तो जलवायु भी मृदा उर्वरता को प्रभावित करते हैं। फिर मृदा प्रोफाइल की गहराई। जैसे अगर आपने देखा होगा, जब हम कहीं पे गड्ढा खोदते हैं तो हमें उस गड्ढे में देखने पर अलग अलग लेयर दिखाई देते हैं। देखा कभी ऐसा? अगर आपने देखा होगा कि आपने कहीं पे गड्ढा खोदा और उस गड्ढे के किनारे पे अगर गड्ढे में देखोगे तो आपको एक अलग अलग लेयर दिखाएंगे और इन्हीं लेयरों को क्या कहते हैं? सोइल प्रोफाइल। अगर हम सोइल प्रोफाइल की बात करें तो सबसे ऊपर होता ओ लेवल। क्या होता है? ओ लेवल यानी ऑर्गेनिक लेवल। उसके नीचे होता है ए लेवल और उसके नीचे बी लेवल। तो ऑर्गेनिक जो लेवल है इसमें पोषक तत्वों की मात्रा होती है, फिर ए लेवल में पोषक तत्वों की मात्रा होती है और बी लेवल में पोषक तत्वों की मात्रा थोड़ी कम होती है। तो जहां पे जो ओ लेवल है उसकी जो मोटाई है अगर वो ज्यादा होगी तो वहां पे पोषक तत्वों की मात्रा भी ज्यादा होगी और पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होगी तो उस सोइल की मृदा उर्वरता भी ज्यादा होगी। तो सोइल प्रोफाइल की गहराई जितनी ज्यादा होगी मृदा उर्वरता उतनी ही ज्यादा होगी। फिर मृदा की भौतिक दशा, यानी मृदा के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स हैं। आपने शायद 11th क्लास में पढ़ा होंगे कि मृदा के अंदर 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं। कौन से? सैंड, सिल्ट और क्ले। और 11th में आपने पढ़ा भी होगा कि कौन सी सॉइल सबसे अच्छी होती है? दोमट मृदा, क्योंकि इसमें तीनों पार्टिकल्स है वो बराबर अनुपात में होंगे। तो ये कैसे प्रभावित करेगी? अगर सैंड पार्टिकल्स हैं यानी बालू कण ज्यादा है किसी सॉइल के अंदर तो उस सॉइल की मृदा उर्वरता है वो कम होगी और जिसके अंदर तीनों पार्टिकल्स अगर बराबर अनुपात में है तो उस सॉइल की या उस मृदा की जो उर्वरता है वो ज्यादा होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मृदा अपरदन। मृदा अपरदन यानी मृदा का एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाना, वो वायु द्वारा भी हो सकता है और जल द्वारा भी हो सकता है। तो जहां पे मृदा अपरदन ज्यादा है, मृदा अपरदन ज्यादा होगा वहां की सोइल की उर्वरता वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी अपरदन ज्यादा है वहां पे उर्वरता कम हो जाएगी।
लास्ट पॉइंट है मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा, यानी जो मृदा है उसमें कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित हैं। तो जितने ज्यादा पोषक तत्व उपस्थित होंगे उस मृदा की उर्वरता उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये सारे कारक क्या थे, प्राकृतिक कारक। क्या थे ये सारे मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारक। अब अगर हम देखें कृत्रिम कारक, तो कृत्रिम कारक में फर्स्ट नंबर जो है जल क्रांति या जलाक्रांति। ये कैसे प्रभावित करती है, जैसे अगर हमारा कोई फील्ड है और उस फील्ड के अंदर हमने एक्सेस अमाउंट यानी ज्यादा मात्रा में पानी डाल दिया है या पानी दे दिया है, तो उससे क्या होगा, जैसे मान लो ये हमारा जो फील्ड है और इसमें हमने एक्सेस मात्रा में क्या दे दिया, पानी। तो ये पानी क्या करेगा, या तो बहकर दूसरी जगह जाएगा, क्योंकि किसी फील्ड के अंदर ज्यादा पानी है तो वो पानी की क्या है, बहकर वो दूसरी जगह जाना चाहेगा। तो ये जब बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा तो अपने साथ क्या लेके जाएगा, पोषक तत्व है। क्या लेके जाएगा, घुलनशील पोषक तत्व है। तो ये पानी दूसरी जगह जाते टाइम घुलनशील पोषक तत्व अपने साथ ले गया और इस कारण इसकी उर्वरता है वो कम हो गई। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा, पानी जो है वो नीचे की तरफ लीक आउट होगा, यानी नीचे की तरफ भी तो जाएगा पानी, और वो जब नीचे की तरफ जाएगा तो घुलनशील पोषक तत्वों को अपने साथ लेके जाएगा। यानी इस जो फील्ड जो हमारा है वहां पे मृदा उर्वरता कम हो जाएगी। किसके कारण, जलाक्रांति के कारण। यानी ज्यादा मात्रा में आप जब पानी अगर वहां पे रखे रहे हो तो कुछ पोषक तत्व तो वहां से बहा कर ले जाएगा और कुछ पोषक तत्व है वो जमीन के नीचे की तरफ पानी के साथ चले जाएंगे। दूसरा है फसल प्रणाली। दूसरा जो कृत्रिम कारक है वो क्या है, फसल प्रणाली। फसल प्रणाली कैसे प्रभावित करेगी मृदा उर्वरता को, जैसे मान लो ये हमारा कोई फील्ड है और इस फील्ड में हम लगातार एक ही फसल ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक ही फसल ले रहे हैं। जैसे अगर रबी के मौसम में हम बात करें तो उस फील्ड के अंदर अगर हम लगातार गेहूं ही ले रहे हैं तो गेहूं जो पोषक तत्व ले रहे हैं, गेहूं जो पोषक तत्व लेगा वो पोषक तत्व धीरे धीरे इस मिट्टी जो ये फील्ड है इस फील्ड के अंदर कमी होती जाएगी और वो कमी फिर मृदा उर्वरता को भी कम कर देगा। इसलिए कहते हैं ना फसल चक्कर के, यानी फसल को बदल बदल कर बोना चाहिए ताकि किसी भी पर्टिकुलर फील्ड की जो मृदा उर्वरता वो कम ना हो। तो फसल प्रणाली कैसे प्रभावित करेगी, अगर लगातार हम एक ही फसल किसी फील्ड के अंदर ले रहे हैं तो उसके कारण भी मृदा उर्वरता है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट अगला जो पॉइंट हमारा वो है मृदा पीएच। जो उर्वरक और जो केमिकल हम काम में ले रहे हैं उसके कारण मृदा की जो पीएच है वो या तो बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी कौन सी मृदा हो जाएगी, क्षारीय। पीएच की अगर हम बात करें तो पीएच की रेंज क्या होती है, 0 से 14 और उसमें से 7 जो है वो क्या है, न्यूट्रल या उदासीन पीएच। अगर 7 से कम पीएच हो रही है तो वो क्या कहलाएगी, अम्लीय मृदा। क्या कहलाएगी, अम्लीय मृदा। और 7 से ज्यादा अगर पीएच हो रही है तो वो क्या कहलाएगी, क्षारीय मृदा। तो ना तो अम्लीय मृदा अच्छी है ना ही क्षारीय मृदा अच्छी है। फसल के लिए ना तो ज्यादा अम्लीय मृदा अच्छी है ना ही क्षारीय मृदा अच्छी है। तो जिस मृदा की पीएच है वो अगर अम्लीय है तो भी उर्वरता कम होगी और अगर क्षारीय है तो भी उर्वरता कम होगी। फिर मृदा सूक्ष्म जीव। अगर मृदा के अंदर उपस्थित सूक्ष्म जीव है तो उसके कारण भी मृदा उर्वरता बढ़ेगी। मृदा में जो उपस्थित सूक्ष्म जीव हैं उसके कारण भी मृदा उर्वरता बढ़ती है। जैसे अगर हम बात करें कार्बनिक पदार्थ की तो उस कार्बनिक पदार्थ को आप गठित कर मृदा के अंदर कौन मिलाते हैं, सूक्ष्म जीव। और ये सूक्ष्म जीव मृदा उर्वरता को बढ़ाते हैं। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा दलहनी फसलों की ग्रंथियों के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है राइजोबियम।
तो वो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, वायुमंडल की नाइट्रोजन को ग्रहण करके नाइट्रेट तथा नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल देता है और वो पोषक तत्व प्लांट को ग्रहण हो जाते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। फिर मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, किसी भी मृदा के अंदर अगर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा है तो उस मृदा की उर्वरता भी ज्यादा होगी, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है वो क्या बढ़ाएगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, क्या बढ़ाएगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी जलदान क्षमता बढ़ाएगी। उसके साथ साथ पोषक तत्व की मात्रा भी बढ़ाएगी। तो जिस सोइल के अंदर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा है उस सोइल की मृदा उर्वरता भी अधिक होगी। और लास्ट जो पॉइंट है, मृदा जुताई की विधि व समय, यानी कौन से टाइम पे अगर हम जुताई कर रहे हैं वो भी मृदा उर्वरता को प्रभावित करती है। जैसे अगर हम बात करें कि जुताई वो कैसे प्रभावित करेगी, ग्रीष्मकालीन में अगर हम गहरी जुताई करके छोड़ देते हैं तो उसके अंदर जो हार्मफुल इंसेक्ट है या कीड़े हैं वो नष्ट हो जाते हैं और भूमि की जो ऊपरी परत है, जो ऊपरी जो कठोर परत है उसके टूटने के कारण जो जलदान क्षमता या जो नमी है वो ज्यादा टाइम तक उसके अंदर बनी रहती है और जुताई की विधि वो भी मृदा उर्वरता को प्रभावित करती है। तो आज हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले सस्य विज्ञान यानी डेफिनेशन, परिभाषा क्या थी, फिर सस्य विज्ञान कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, कौन से शब्द से लिया गया है, उसका क्या मतलब मीनिंग है, एग्रो प्लस नोमस, एग्रो का मतलब फील्ड या भूमि, नोमस का मतलब प्रबंधन यानी भूमि प्रबंधन। फिर सस्य विज्ञान के कार्य कौन कौन से थे वो हमने देखे। फिर सस्य विज्ञान की आवश्यकता कौन कौन से क्षेत्रों में है वो हमने डिस्कस किया। मृदा उर्वरता व उत्पादकता क्या है उनके बारे में देखा। मृदा क्या है इसकी परिभाषा हमने देखी। फिर मृदा उर्वरता क्या है उसकी डेफिनेशन या परिभाषा हमने देखी। फिर मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से इसके बारे में भी हमने अध्ययन किया। तो ये हमारी आज की क्लास है। नेक्स्ट क्लास में हम मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक उसके बारे में पढ़ेंगे और मृदा उर्वरता व उत्पादकता में अंतर क्या है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज की क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया है तो लाइक तथा हमारे जो सूर्य वर्ल्ड स्कूल का जो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना। जय जवान जय किसान।